नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, नहीं होंगे तो हो जाएंगे। इस क्लास में अच्छा कर देंगे। शांति शिक्षा में हमने इससे पहले व्यवहारवाद के तहत क्या पढ़ा था कि व्यवहार क्या है, और उसके संदर्भ में जो जे.बी. वाटसन का तर्क था उस पर चर्चा की थी। आज हम शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार की रणनीतियाँ, मतलब एक ऐसे व्यवहार को तैयार करना जो कि शांति में मददगार हो, इसमें अध्यापकों और अभिभावकों, गार्जियंस, पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है। अभिभावक शब्द थोड़ा विस्तृत होता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। वैसे 90% तो अभिभावक की भूमिका में पेरेंट्स ही होते हैं, माता पिता ही होते हैं। लेकिन कहीं कहीं अभिभावक उससे भी एक कदम आगे चला जाता है कि जो उनकी संतान नहीं है उनकी भी जब कोई केयर करता है उन बच्चों की जिनके माता पिता नहीं हैं, तो वो अभिभावक हो जाते हैं। इसलिए पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में अभिभावक शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे की केयर कोई कर रहा है वो उसका माता पिता ही हो, या कह लीजिए कि जैविक माता पिता ही हो। बायोलॉजिकल पेरेंट्स होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हम अभिभावक शब्द यूज कर लेते हैं। थोड़ा विस्तृत होता है, अभी तो रोल वही है, कार्य वही है। यहाँ पर हम आज सबसे पहले परिवार की दृष्टि से देखेंगे कि शांति के निर्माण में बच्चे के लिए क्या कि मेरी आँख में कुछ बार बार झपक रहा है, कोई याद तो नहीं कर रहा? कुछ था। तो आज हम सबसे पहले इसमें कि जो शांति के लिए निर्माणकारी रणनीतियाँ हैं उसमें परिवार की क्या भूमिका है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले परिवार की भूमिका के अंतर्गत परिवार का वातावरण, जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा है, जिसमें बच्चा रह रहा है, जिसमें बच्चा खेल रहा है, जिसमें बच्चा हंस रहा है, जिसमें बच्चा रो रहा है, जिसमें बच्चा सीख रहा है, जिसमें बच्चा सो रहा है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जिसमें बच्चा सीख रहा है, जिसमें बच्चा समझ रहा है, देख रहा है। तो परिवार का वातावरण कैसा है? हमने इससे पहली कक्षा में भी बात की थी कि अनुकरण की जो प्रवृत्ति है वह बच्चों में बहुत तीव्र होती है। तब जैसा आसपास का वातावरण हुआ, परिवार से हमें आसपास, परिवार से सिर्फ वही घर नहीं जिसमें बच्चा है, वो तो बहुत प्रथम है ही, लेकिन साथ साथ आसपास का वातावरण भी है कि बच्चे की कैसा सामाजिक सौहार्द मिल रहा है, बच्चे को कैसा परिवेश मिल रहा है। इसका भी बड़ा रोल होता है कि परिवार की हमारे भारतीय समाज में कैसी सामाजिक स्थिति है, उसके हिसाब से भी बच्चे की समझ पर, बच्चे की मानसिक परिपक्वता पर इसका असर पड़ता है। जैसे कि अच्छे घर का बच्चा है तो उसे आसपास वाले भी बहुत पसंद करते हैं। कोई काम नहीं है तो भी आज टीटू कहाँ जाए रहे, टीटू मम्मी संग जाए रहे। तो और जब किसी गरीब घर का बच्चा है तो शायद उससे अन्य पड़ोसी बोलते भी नहीं हैं, बातचीत भी नहीं करते, तो इन चीज़ों का भी बच्चे के मानसिक स्तर पर फर्क पड़ता है। तो ये परिवार का परिवेश है कि परिवार का वातावरण हिंसक है, परिवार में गरीबी है, बच्चे ज़्यादा हैं, इन सारी चीज़ों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अब हम इससे आगे बच्चे से व्यवहार, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, बच्चे से व्यवहार किस तरह का किया जा रहा है। बच्चे को प्यार की, सम्मान की बहुत ज़रूरत होती है। बड़े होकर तो व्यक्ति समझ जाता है कि हम अकेले भी जी लेंगे, लेकिन जब वो बालक है, बोध है,
चाइल्डहुड में है, एडोलसेंस में है, तब बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्यार और सम्मान की। और ये बहुत छोटी सी बात लगती है, प्यार और सम्मान देकर उससे बड़ा काम कराया जा सकता है। तो प्यार और सम्मान अगर बच्चे को मिलता रहता है तो अशांति की जो संभावनाएं हैं वह कम से कम हो जाती हैं, और उसे प्यार से समझाया भी जा सकता है, उसका भी सम्मान बना रहे ऐसे समझाया जाना चाहिए। तो बच्चे से व्यवहार किस तरह से किया जा रहा है, उसको ट्रीट कैसे किया जा रहा है, ये बातें प्रभावित करती हैं बच्चे के मानसिक समायोजन के लिए। पारिवारिक दायित्वों में भूमिका, ये भी एक बड़ी बात है कि बच्चे को परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कितना तैयार किया जा रहा है, बच्चे को परिवार के लिए कौन सा रोल निभाने की दिया जा रहा है। सिर्फ झाड़ू पोछा ही कराया जा रहा है, और जो इकोनॉमिक हैं या जिनमें निर्णय लेना है जिन कामों में, वहाँ बच्चे कोई पूछ नहीं है तो बच्चे थोड़ा हीन फील होता है। और जब बच्चे की जिम्मेदारी में महत्वपूर्ण कार्य भी आते हैं तो उसे भी लगता है हमारा भी कोई मतलब है, तो उसमें मानसिक परिपक्वता विकसित करती है। परिवार में शिक्षा का महत्व, ये चीज़ तो हमने पहले भी कई बार चर्चा की है और हमेशा ही रहेगी कि जो परिवार शिक्षित है, जिस परिवार के बड़े शिक्षित हैं, वहाँ परिवार का वातावरण काफ़ी हद तक सौहार्दपूर्ण होता है, समायोजित होता है, शांत होता है। और जिस परिवार का वातावरण शांत होता है वहाँ शांति के पैदा होने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि बच्चे को हिंसक वातावरण का अनुकरण ही नहीं मिलता, उसे वो चीज़ देखने को वो अवसर ही नहीं मिलते हैं कि वह अपने अंदर गुस्सा को, क्रोध को, अशांति को जन्म दे सके। इससे आगे हम शिक्षक की भूमिका पर बात करेंगे कि शांत वातावरण में किस प्रकार से, कि विद्यालय की क्या भूमिका है। विद्यालय की भूमिका की जब बात आती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अध्यापक की, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट का हीरो अध्यापक ही होता है। भले ही प्रधानाचार्य उसे चलाएं, फाइनेंस कोई करे, सरकारी है तो सरकार फाइनेंस करती है, लेकिन इंस्टीट्यूट का जो लीडर है वह अध्यापक ही होता है। तो यहाँ पर अध्यापक की भूमिका कह सकते, क्योंकि विद्यालय में दीवार भी हैं, फर्नीचर भी हैं, रूम भी हैं, पेड़ भी हैं, लेकिन वहाँ जो रोल करना है, इन सबको लीड करना है, वह काम है हमारे अध्यापक का। तो अध्यापक की दृष्टि से, विद्यालय की दृष्टि से जब हम चर्चा करते हैं कि शांति के निर्माण के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं, कैसे उन पर काम किया जा सकता है, तो हम सबसे पहले लेते हैं कक्षा का प्रबंध, कि अध्यापक कक्षा का मैनेजमेंट कैसे कर रहा है। कक्षा में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं, बैठने की व्यवस्था में बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जो हमेशा आगे बैठते हैं उन्हें पीछे बिठा सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। कुछ बच्चे जिनकी नज़र कमज़ोर है उनको आगे ला सकते हैं। कुछ बच्चे शरारती हैं, हठी हैं, या अनावश्यक कमेंट करने वाले हैं। को एजुकेशन है तब तो ज़्यादा इस बात को ध्यान रखना होगा। तो ऐसे में उस स्टूडेंट्स पर नज़र रखना कि ये कब क्या कह रहा है, और उसको आगे बिठाना, और जिससे कि जब आगे बैठ जाएगा अपने आप शांत हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो क्योंकि उसे डर रहेगा कि अध्यापक पर हम पे नज़र है, तो फिर नहीं कुछ कहेगा। हाँ, कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जिनकी तीखी नज़र होती है, कहीं भी बैठो नज़र में रहोगे पकड़े जाओगे। अब पकड़ने के बाद वो नस दबाएंगे कि चीख निकल जाएगी। तो कक्षा के प्रबंधन में ये बहुत बड़ी भूमिका है अध्यापक के पास कि कक्षा में शांति को बनाए रखें, और धीरे धीरे ये नेचर अपने विद्यार्थियों में भी डेवलप करें कि उनमें शांति कैसे विकसित की जा सकती है और शांति का कितना बड़ा महत्व है। शांति के अभाव में कक्षा का संचालन कतई नहीं हो सकता। कक्षा नियमों की स्पष्टता एवं उनका पालन, कक्षा के संचालन में जो नियम हैं, जैसा कि अभी कहा कि जब लेक्चर होगा तो स्टूडेंट्स, जब टीचिंग होगी तो स्टूडेंट शांत रहेंगे, उसके बाद अपने प्रश्न पूछेंगे, या छोटे आगे बैठेंगे, लंबाई में ज़्यादा बड़े बच्चे पीछे बैठेंगे। ये इस तरह के कुछ नियम हैं। कक्षा में कैसे आना है, कक्षा में कब आना है, कब उठना है, कब जाना है, ये कुछ आचरण नियम हैं
जिनका पालन सभी को करना चाहिए और इसके पालन के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। अध्यापक को निर्देश भी जारी करना चाहिए। नियमों का संशोधन, आवश्यकता पड़ने पर उन नियमों में बदलाव भी होता रहना चाहिए। मान लीजिए नियम है कक्षा में 10 बजे एंट्री करने का और बच्चे कहीं किन्हीं कारणों से दूर से आ रहे हैं या किसी दिन चोट लग गई, तब हमें ये भी देखना है कि ज़रूरी परिस्थितियों में हम उनमें आवश्यक संशोधन करने की भी गुंजाइश रखें। कक्षा समुदाय का सदस्य, जो बच्चे जो हैं वो एक समुदाय के सदस्य हैं और उस समुदाय से उनका सीधा सीधा लेना देना है। और कक्षा जो है एक समुदाय का, एक समाज का मिनिएचर होती है। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चे भी होते हैं और वह बच्चे, उनकी अपनी अपनी भाषा शैली भी हो सकती है, उनका अपना अपना कल्चर भी हो सकता है। तो हमें कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि अशांति की सृजन करता हो। कक्षा परिस्थिति पर कुछ नियंत्रण, कक्षा के जो हालात हैं उन पर अध्यापक को नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि विभिन्न तरह के बच्चे हैं, उनका अपना अपना नेचर है, उनकी अपनी अपनी पृष्ठभूमि है। तो उन परिस्थितियों पर हमारे अध्यापक का हमेशा कंट्रोल होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर आप उसे नियंत्रित कर सकें। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चे जिस उम्र के हैं उनका जो मानसिक स्तर है उसके अनुसार उन बच्चों की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हमेशा लेक्चर ही सुना रहे हैं या चुटकुले ही सुना रहे हैं। बच्चे हैं बड़े और आप उनको छोटे बच्चों वाली कहानियाँ ही हमेशा सुनाते रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे किस मानसिक स्तर के हैं, उनसे उस स्तर का संवाद, उनसे उस स्तर के एग्जाम्पल लिए जाएं, उस स्तर के एग्जाम्पल उनको दिए जाएं, उस स्तर की चर्चा की जाए जिससे कि उन्हें लगे कि यहाँ क्लास में बैठना चर्चा बड़ी ही अच्छी लगती है। शिक्षण एवं शिक्षणेतर कार्यक्रम, जो शिक्षण की व्यवस्था है वह डेमोक्रेटिक हो और इसके अलावा शिक्षणेतर कार्यक्रम जो है यानी शिक्षण से अलग, शिक्षण से जो अलग कार्यक्रम है उन पर भी उनकी भी व्यवस्था हो, भाषण की व्यवस्था हो, बोलने की व्यवस्था हो, नृत्य संगीत का आयोजन हो, कहानियों की चर्चा हो, नाटक का आयोजन हो। इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम विद्यालय में संचालित रहने चाहिए जिससे कि बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता रहे, अपने इजहार का मौका मिले। तो क्या शांति के निर्माण में और बच्चे के तनाव दूर करने में इस चीज़ की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती है। अभिभावक का सहयोग, आप बच्चे को समझने के लिए, उसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए अभिभावक गार्जियंस का सहयोग लिया जा सकता है, जिससे कि बच्चे को कि क्या इसकी स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अभिभावक का सहयोग लेना ही पड़ेगा। या बच्चे को अच्छे से समझने के लिए गार्जियन से हमें बात करनी ही पड़ेगी। हमें से तात्पर्य अध्यापक को। पुरस्कार, अच्छे काम के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए हमें बच्चे को पुरस्कृत भी करना चाहिए। आयोजन में उसे प्रतिभाग अच्छी स्थिति होने पर, किसी भी कार्यक्रम में उसके द्वारा अच्छा प्रस्तुतिकरण किए जाने पर हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। विद्यार्थियों से आत्मिक लगाव और जुड़ाव होना चाहिए जिससे कि वो समझें कि हाँ हमारी मैम, हमारे सर हमको बहुत पसंद करते हैं। और इस आत्मविश्वास को लेकर वो अपने कार्य में, अपनी शैली में, अपनी एक्टिविटी में और सुधार करने का प्रयास करें। इसी के साथ आज ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम अवांछित व्यवहार यानी अनडिजायरेबल, ऐसा व्यवहार जो कि पसंद नहीं किया जा रहा है, जो कि समाज अनुकूल नहीं है, ऐसे व्यवहार को हतोत्साहित करने की, खत्म करने की कुछ रणनीतियां हैं, कुछ बातें हैं जिन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।